गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 11। पिछले में हम भाग 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे M2+ से M मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवक्तियां। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में 4.3.5 में दिया हुआ है, तो एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो M2+ से M इसका मतलब क्या है। यहाँ M क्या दर्शा रहा है, M यहाँ किसी भी डी ब्लॉक के तत्व को दर्शा रहा है ना। जैसे कोई भी हमने Zn या Ti, है ना, ऐसा हमने कोई भी तत्व ले लिया, तो यहाँ एम उन तत्वों डी ब्लॉक के तत्वों को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये 2+ से जो अपनी मूल अवस्था में जाता है, मतलब अपनी 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था से जब ये अपनी मूल अवस्था में जाता है ना, ये लिखा ना M2+ से M, है ना, तो इसका मतलब है M2+ से M में। तो M2+/M मानक इलेक्ट्रॉन विभवों में प्रवक्तियां। ठीक है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। M2+ से M मानक इलेक्ट्रॉन विभवों में प्रवृत्ति है। तो विलयन में ठोस धातु के M2+ आयन में रूपांतरण से संबंधित ऊष्मा रासायनिक प्रांचल और मानक इलेक्ट्रॉन विभव सारणी 4.4 में दिए हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, विलयन में ठोस धातु के जो M2+ आयन है ना, M2+ आयन में रूपांतरण से संबंधित जो ऊष्म रासायनिक प्रांचल है, वह कहाँ 4.4 में दिए गए, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, सारणी 4.4 के मानों का उपयोग करके परिकलित मानों तथा E- के प्रेक्षित मानों के मध्य तुलना को चित्र 4.4 में दर्शाया गया। साथ ही चित्र 4.4 में क्या E- की प्रेक्षित मानों को के मध्य तुलना को भी दर्शाया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर देखते हैं। ये रहा हमारा चित्र 4.4। तो ये क्या बता रहा है, Ti से Zn तक के तत्वों के M2+ से M0 मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के प्रेक्षित तथा परिकलित मान। Ti से Zn, अगर आपको याद हो, Ti क्या है, Ti टाइटेनियम और Zn जिंक। तो ये डी ब्लॉक में ये तत्व आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं याद करिए। अगर मैं यहाँ पे स्कैंडियम भी लगा देता तो शायद अब आपको याद आ जाए, है ना, सचिन तेंदुलकर, है ना। तो ये कहा, ये हमारी डी ब्लॉक की पहली श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व। ठीक है, तो Ti से Zn तक के तत्वों के जब वो M2+ से, जब वो कहा M2+ से अपनी मूल अवस्था में जाते हैं, ठीक है, 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था से जब वह मूल अवस्था में जाते हैं, तब उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के प्रेक्षित तथा परिकलित मान में हम इस पे दृष्टि डालें। ठीक है, तो हमने वाई अक्ष पे मानक इलेक्ट्रॉन विभव ले लिए और एक्स अक्ष पे प्रेक्षित और परिकलित मान है। कहाँ पे, मतलब ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, और यहाँ पर हमने तत्व ले लिए कहाँ से, Ti से Zn। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप देखोगे Ti टाइटेनियम पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, -1.5। तो वी पे आएंगे तो ये कितना है, ये -1 से -1.5 के बीच में है। तो ये लगभग -1.25 के आसपास होगा। सी आर क्रोमियम में कहाँ पे, ये -1 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। ये देखो, हम -2 से माइनस, मतलब यहाँ माइनस कम होता जा रहा है, ये ऋणात्मक मान, और यहाँ उसका धनात्मक मान बढ़ता जा रहा है, जैसे हम नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, है ना। तो Ti, V, Cr इन सब का जो मानक इलेक्ट्रोड का मान है वह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो Ti से अगर आप देखेंगे, Ti से Cr तक बढ़ा, है ना, और फिर Mn पर फिर से घट गया, फिर Mn से यहाँ पे CO तक बढ़ा। अगर हम परिकलित मान की बात करें, है ना, परीक्षित अलग है, परिकलित अलग। परीक्षित मान यहाँ हमें लाल कलर से दिखाया गया है और परिकलित मान हरे कलर से। ठीक है, अगर हम सिर्फ परिकलित की मान की बात करें तो Ti से Cr तक बढ़ा, तो Mn पे मैग्नीज पे कम हो गया, फिर ये कोबाल्ट तक फिर से बढ़ा, मतलब यहाँ से ये देखो, ये Mn से मैग्नीज से आयरन बढ़ा, फिर कोबाल्ट कम, फिर थोड़ा, मतलब ये जो है हम इसको सही तरीके से प्रेक्षित नहीं कर सकते।
यह काफी जैसे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, है ना। तो हम इसे खुद से नहीं बता सकते। तो ये है आपके टी से जेड तक के जो इलेक्ट्रोड है। मान के लिए ये देखना, ये जो तत्व है इनकी, ये देखो जैसे अगर आप सीयू देखोगे तो इसका प्रेक्षित और परिकलित दोनों ही मान शून्य से ऊपर है। अगर शून्य से ऊपर है इसका मतलब क्या हुआ, शून्य से मतलब है कि M2+ है, तो क्या होगा Cu2+ से जब हम Cu में जाएंगे, है ना, जब उसकी 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था से मूल अवस्था में जाएंगे, तब वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है ना। जबकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तभी तो 2+ से वो शून्य में चला गया। 2+ मतलब क्या, कि हमने एक ऋणात्मक चार्ज ले लिया, मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, है ना। इस तत्व ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब ये ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो 2+ का ऑक्सीकरण अवस्था है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वह शून्य में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मान इलेक्ट्रॉन विभव का मान किसका है, कॉपर का है ना। इसे आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपर का धनात्मक E- के कारण अद्वितीय व्यवहार इसको अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, कॉपर का जो धनात्मक E- है, तो अभी हमने देखा ना कि कॉपर है, सिर्फ इकलौता कॉपर ये 3D श्रेणी में, जब Ti से Zn तक जाते हैं, जिसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वह क्या है, धनात्मक है ना। तो कॉपर का जो धनात्मक E- इसके कारण वह अद्वितीय व्यवहार दर्शाता है। इसी वजह से इसको अम्लों से H2 मुक्त कराने, है ना, अम्लों मतलब एसिड, एसिड या अम्लों में से H2 मुक्त कराने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मतलब ये असमर्थ है अम्लों में से H2 को निकालने की, है ना। अम्लों एसिड में से, आपको पता है एसिड से जब हम किसी भी धातु का रिएक्शन कराते हैं ना, जब हम किसी भी धातु को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। लेकिन कॉपर का धनात्मक E- के कारण वह अम्लों में से H2 मुक्त कराने की असमर्थता दर्शाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट, केवल ऑक्सीकारक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और गर्म सात्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही Cu के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचित हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो ऑक्सीकारक अम्ल है ना, जैसे कौन से, नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक एसिड, और गर्म साध्य सल्फ्यूरिक अम्ल, सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, है ना, गर्म साध्य सल्फ्यूरिक अम्ल, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये बोलते हैं गर्म साध्य सल्फ्यूरिक अम्ल ही Cu के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, Cu के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचित हो जाता है। ठीक है, ये अम्ल क्या हो जाता है, अपचित हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, है ना। चलो तो आगे बढ़ते। CuS के Cu2 एक्वस में रूपांतरण के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा इसको जलयोजन एंथैल्पी संतुलित नहीं हो पाती। ठीक है, जब यह Cu अपने सॉलिड ठोस स्थिति से अपने Cu2 एक्वस, एक्वस मतलब तरल, है ना, जब ये CuS के Cu2 एक्वस में रूपांतरण के लिए, तब CuS सॉलिड को एक्वस में रूपांतरण होना है, उसके रूपांतरण के लिए उसे आवश्यक ऊर्जा इसको जो जलयोजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। ठीक है, इसे जो ऊर्जा चाहिए Cu से एक्वस में जाने के लिए वह जलयोजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट देखें। ठीक, श्रेणी में E- के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय आयरन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। ये श्रेणी है ना, अगर मान लो हम किसी भी श्रेणी, मान लो 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, जो कि S6 कैडमियम से जिंक तक जाते हैं। ठीक है, तो श्रेणी में E- के कम ऋणात्मक मानों, जो जो हमने श्रेणी देखी थी यहाँ पे, तो इनके कुछ हैं जो कम ऋणात्मक मान है ना। जैसे ये देखो, ये कम है, ये वाले इनका मान ज्यादा ऋणात्मक है ना, ये ज्यादा निगेटिव है। लेकिन यहाँ हम जब इन्हें देखेंगे, है ना, जैसे ये देखो, इनका जो मान है वह कम ऋणात्मक है, मतलब धनात्मक ज्यादा है। जैसे अगर आप Cu को देखोगे,
तो इस Cu तो बिल्कुल धनात्मक ही हो गया है ना। मतलब इसे, जैसे Cu है, Cu क्या है, एक तत्व है, एक क्या है, धातु है ना। और धातुओं का नेचर क्या होता है, धातु का व्यवहार क्या होता है कि धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं ना कि लेते हैं, ठीक है। धातु क्या करते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि देते हैं। लेकिन अगर आप कॉपर को देखोगे तो Cu2+ से जब इसे Cu मूल अवस्था में जाना है तो ये धनात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसे इलेक्ट्रॉन की चाह है ना। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी ये Cu होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने को तत्पर है, तभी इसका जो मानव इलेक्ट्रॉन विभव है वह कैसा है, धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ उसी की चर्चा होगी। इस श्रेणी में E- के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो इस श्रेणी में E- के जो कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति है वह धातुओं में जो प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी, याद तो आयनन एंथैल्पी याद है ना, हमने अभी पढ़ा था अपने पिछले के भाग याद नहीं है, लेकिन आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या था, जब हम किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें एक ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। और प्रथम और द्वितीय क्या होते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो द्वितीय, ऐसे ऐसे द्वितीय, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो इन धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। यह जानना रोचक है कि Mn, Ni तथा Zn के E- के मान सामान्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। यह जानना भी काफी रोचक है कि Mn मैग्नीज, Ni निकेल और Zn जिंक के जो E- के मान है ना, जो इलेक्ट्रॉन विभव के मान है, Cu जब हम मान लो जब हम Mn2+ से Mn में जाते हैं, है ना, Ni2+ से Ni में जाते हैं, और Zn2+ से Zni में जाते हैं, Zn2+ से Zn में जाते हैं, तब E- के मान समान प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सारणी 4 है ना, ये का क्या, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के ऊष्म रासायनिक मान, है ना। और M2 से M, यहाँ किसकी, M2+ से M क्या, यहाँ कोई तत्व है ना। तो जब वो अपने 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा तो उससे M मतलब अपनी मूल अवस्था में अपचयन के मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के मान, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी कौन सी, 3D श्रेणी दी हुई है ना। यहाँ स्कैंडियम छोड़ दो, टाइटेनियम से जिंक तक है, ठीक है। तो जब हम टाइटेनियम से जिंक तक जाते हैं तो यहाँ पर ऊष्म रासायनिक मान और M2 से M जो अपचयन है, इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के मान दिए, ठीक है। हमें ये आप बस देख लीजिए कि कैसे बढ़ते और बढ़ते हैं, है ना, कि यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वह ये है ना, कि यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रॉन विभव के मान है उन्हें, उनका देखना, उनकी तुलना देखना। कि जब आप Ti पे आओगे, देखो जैसे टाइटेनियम देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव है ना वो कितना है, -1.6, मतलब ये काफी ऋणात्मक। इसका मतलब है कि जब Ti2+ से ये Ti में जाएगा तो इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन है वह काफी ऋणात्मक है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जबकि हम Cu देखें, है ना, Cu को कितना है, 0.34, 0.34 मतलब ये काफी ज्यादा धनात्मक है। अगर आप इसकी तुलना बाकी तत्वों से करें तो बाकी की तुलना में काफी ज्यादा धनात्मक है ना। 0.34 मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की चाह है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। जैसे Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu अपनी अपनी मूल अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जब हम Ti, Pi, Cr इन सबको देखें, जैसे आप देखोगे टाइटेनियम से जब हम वेनेडियम पे गए, है ना, तो ये क्या हुआ, इस ये इनका मान बढ़ा है। मतलब कि टाइटेनियम ज्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वेनेडियम या क्रोमियम के मुकाबले। ऐसे जब हम Ti से Bcr जाते हैं तो आप देखोगे
जैसे हम pi से Zn तक जाएंगे नीचे नीचे, कैसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विभव है वह ज्यादा धनात्मक होते जा रहे हैं, है ना। जैसे -1.6 भी था और ये -0.25 है ना, तो ये क्या हुआ, ये काफी धनात्मक है इसके मुकाबले या इसकी तुलना में। लेकिन जब सीयू देखेंगे तो ये ये तो काफी ज्यादा ही धनात्मक होता है, ठीक है। इसे हम अपवाद रखते हैं और बाकी जितने भी हैं वह किसमें ऋणात्मक है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे। अगर हम सीयू को अपवाद में रखें, इसको यहाँ से इसे अपवाद में रखें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। हाँ, Mn2 प्लस में अर्ध भरित डी कक्षक का स्थायित्व और Zn2 प्लस में पूर्ण भरित D10 विन्यास इनके E माइनस मानों से संबंधित है, जबकि Ni का E माइनस इसके उच्चतम ऋणात्मक हाइड्रेशन H माइनस से संबंधित है। तो क्या Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस क्या है, मैग्नीज किसका 3D श्रेणी का है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, Mn मैग्नीज का अपनी मूल अवस्था में 3d5 4s2 है ना, ये अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास Mn का 3d5 4s2 है तो Mn2 प्लस का क्या होगा 3d5 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक से निकल जाए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा 3d5, जो कि क्या है अर्धभरित डी कक्षक है ना। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इसमें 5 है, मतलब ये क्या है अर्धभरित। और वैसे ही Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d10 4s2 है ना, याद है अपनी मूल अवस्था में क्या होता है 3d10 4s2। लेकिन जब वह Zn से Zn2 प्लस में जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d10 है ना, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो Zn2 प्लस में Mn2 प्लस में क्योंकि इनके पास अर्धभरित डी कक्षक और पूर्ण भरित D10 विन्यास है, तो ये क्या है, ये ज्यादा स्थायी है, ठीक है। और इनके E माइनस मानों से संबंधित है, ठीक है, जिससे इनके E माइनस मानों से संबंधित, ठीक है। जबकि Ni का E माइनस इसके उच्चतम ऋणात्मक हाइड्रेशन H माइनस से संबंधित है, ठीक है। Mn2 प्लस का और Zn2 प्लस का विन्यास किससे, इनके E माइनस से संबंधित है, और Ni निकेल का जो E माइनस इलेक्ट्रोड विभव है वह उसके उच्चतम ऋणात्मक हाइड्रेशन H माइनस से संबंधित, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अच्छे समझ आ गया। चलो तो आगे बढ़ो। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मानक इलेक्ट्रॉन विभव M2 प्लस से M में प्रवक्तियां इन पे चर्चा की है ना। ये आपकी पुस्तक में 4.3.5 में है, तो एक बार इसे जरूर अच्छे से देख लेना, बाकी हम अपने भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगली कक्षा में हम उदाहरण नंबर 4.4 और उसके बाद मानक इलेक्ट्रॉन विभव M3 प्लस से M2 प्लस में प्रवक्तियां इस पे चर्चा करेंगे। आज हमने किससे M2 प्लस से M में की है ना, अब की बार हम M3 प्लस से M2 प्लस में करेंगे, है ना, ठीक है। अपचयन इसमें भी हो रहा है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का अपचयन था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का है ना। यहाँ पे 3 प्लस ऑक्सीकरण अवस्था है से 2 प्लस में जा रहे हैं, वहां पर 2 प्लस से 0 में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवक्तियां इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद, थैंक यू।